चलिए, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है तुम्हें? हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड फॉर्म ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड फॉर्म ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ध्यान रखना, कोवैलेंट कंपाउंड क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है वो कोवैलेंट कंपाउंड के लिए ही वैलिड है। अब देखो, कंपाउंड क्या हो सकते हैं? या तो आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं। तुम्हें पता है आयनिक के लिए कभी भी हाइब्रिडाइजेशन मत निकाल देना। जैसे मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल भी बताए थे। AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है। तुम्हारे पास कोई भी आ जाता है NaCl, KCl, जिसमें आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा हो, जो प्योर आयनिक फॉर्म में हो, उसमें कभी भी तुम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ जो कंपाउंड होते हैं कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, उन कोवैलेंट सॉलिड में दो टाइप के कंपाउंड आ जाते हैं। पहले वे जिसमें हम डायमंड और ये कार्बन के मोनोमर ये पढ़ते हैं, कार्बन हुआ, ग्रेफाइट हुआ, सिलिकेट्स वगैरह हुआ, इन्हें पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बोल देते हैं। अब दूसरे जो फॉर्म आती है वो होती है सॉलिड फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड की। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि PCl5 क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। इस कोवैलेंट कंपाउंड में अगर मैं तुम्हें दो एग्जांपल दे दूं, मैं तुमसे पूछने लगूं कि जो तुम्हारा PCl5 है, इस PCl5 का गैसेस स्टेट या लिक्विड स्टेट बात सेम ही है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। और PCl5 का सॉलिड फॉर्म में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? तो अगर तुमने ये चीज नहीं पढ़ी होगी तो तुम्हें यहाँ पे गैस लिखा होगा या सॉलिड लिखा होगा, तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने चीज नहीं पढ़ी कि गैस में और सॉलिड में हाइब्रिडाइजेशन सेम हो सकता है कि डिफरेंट हो सकता है। तो तुम इसका आंसर भी क्या दोगे कि सर इसका भी क्या होगा? sp3d होगा, और इसके लिए भी क्या होगा? sp3d होगा। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि ठीक है, जो गैस किस में है वो तुम्हारा ठीक है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में जो तुमने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है वो क्या है? गलत है। क्योंकि एक्चुअल में जो सॉलिड फॉर्म में कोवैलेंट कंपाउंड दिखाई देता है तुम्हें, वो एक्चुअल में उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जो कोई प्योर कोवैलेंट कंपाउंड मिलेगा वो तुम्हें गैसेस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में जो पोलर कोवैलेंट या कोवैलेंट कंपाउंड जो तुम्हें मिलेगा, जिस फॉर्म में वो तुम्हें दिख रहा है उस फॉर्म में वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका सॉलिड फॉर्म में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो दो हाइब्रिडाइजेशन आ जाते हैं, एक sp3 होता है और एक sp3d2 होता है। अब यही कहानी हमें समझनी है। इनकी पूरी कहानी तो मैं अब तक डिस्कस कर चुका हूं। ये सारी कहानी गैस मॉलिक्यूल में, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पे सॉलिड आ जाए तो वहां पे तुम्हें चीजें सोचनी पड़ेगी और उनके लिए अलग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जब तुम्हारे पास कोई सॉलिड कंपाउंड आ जाता है, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि PCl5 एक सॉलिड कंपाउंड है, और इस केस में तुम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? तो तुम क्या लिखोगे कि ये सर PCl5 हो गया, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड और ये क्लोराइड। अब होता क्या है कि हमें जब सॉलिड फॉर्म में चीजें देखनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सॉलिड फॉर्म में जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो कैसे करता है। तो होता क्या है कि हमें इस बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ सकता हूं। भाई एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं हमें पता है, तो इनमें अगर इक्वेटोरियल बॉन्ड में और एक्सियल में जो वीक होगा वो कौन सा होगा? एक्सियल होगा। तो इसका मतलब जो टूटेगा वो भी एक्सियल ही टूटेगा। तो मैं दो तरीके से यहां से बॉन्ड को तोड़ सकता हूं। या तो मैं इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा सकता हूं, ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में, होमोलिटिक क्लीवेज करा सकता हूं, या फिर हेटेरोलिटिक क्लीवेज करा सकता हूं। होमोलिटिक कराऊंगा तो ये रेडिकल इधर से, ये रेडिकल इधर से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? PCl3 रेडिकल प्लस के Cl रेडिकल, ये बन जाएगा। तो इस फॉर्म में तो हमें रेडिकल आ गया, तो रेडिकल तो वैसे ही अनस्टेबल होते हैं, तो हम इसकी बात तो करेंगे ही नहीं। तो हम क्या बात करेंगे? हेटेरोलिटिक क्लीवेज से जाएंगे। जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज से जाएंगे तो होगा क्या कि ये क्लोराइड इधर से टूट जाएगा और ये इधर से चला जाएगा। तो हमारा होता क्या है कि PCl4 पॉजिटिव प्लस के Cl नेगेटिव फॉर्म हो जाता है। क्या होगा कि ये एक्सियल बॉन्ड है, टूट के चला जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा, तो तुम्हारे पास एक कटायन फॉर्म बन जाती है और तुम्हारे पास एक अनायन फॉर्म बन जाती है। अब होता क्या है कि जो अनायन फॉर्म बनी है, इस अनायन फॉर्म के साथ फिर से PCl5 आता है और इसके साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद तुम्हें क्या मिलता है? PCl6 नेगेटिव मिलता है। तो ओवरऑल जो हमारी वो फॉर्म सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अगर कोई तुम्हें बोल दे कि PCl5 सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो तुम्हें इस तरीके से मिलेगा कि PCl4 पॉजिटिव मिलेगा और PCl6 नेगेटिव मिलेगा।
तो अब तुम्हें कटायन के लिए अलग से हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा और एनायन के लिए अलग से हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो जब तुम कटायन की बात करोगे तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, sp3, और इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, sp3d2। बोलो बात सिंपल है कि नहीं है? होमोलिटिक से तो तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें जाना किससे, हेटेरोलिटिक से। तुमने क्या किया, एक एक्सियल बॉन्ड को तोड़ दिया, एक्सियल बॉन्ड तोड़ते ही तुम्हारा क्या आ गया, PCl4 पॉजिटिव बन गया और Cl4 नेगेटिव बन गया। भाई सिंपल सा है, इसे छोड़ो, इधर से ले जाओ, इधर इस बॉन्ड को इधर घुमा दो तो Cl नेगेटिव बन गया। अब Cl नेगेटिव के साथ फिर से क्या करता है, PCl5 कंबाइन करता है। PCl5 कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा, PCl6 बना लेगा। तुम कहोगे सर इसके साथ क्यों नहीं किया? भाई इसके साथ कैसे कर सकता है, पहले से ही 4 स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसके बाद तो सोचना भी मत, इतने गंदे क्वेश्चन मत सोचा करो तुम। तो PCl5 इसके साथ कंबाइन करेगा, क्या बना लेगा, PCl6। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि PBr5 का क्या होगा, अगर मैं तुमसे सॉलिड फॉर्म में पूछूं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PBr5, बोलो। बोलो क्या होगा PBr5 का। तो तुम बस सेम प्रोसेस करना है तुम्हें, क्या कि PBr5 है तुम्हारा जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, PB4 पॉजिटिव प्लस के Br नेगेटिव, और फिर से क्या आएगा, PBr5 इसके साथ कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, PBr6 नेगेटिव बना लेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें पता है क्या है, sp3। और इतना सब करने के बाद मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत। जितनी चीजें आसान दिखती इतनी होती नहीं। अब होगा क्या, तुमने एक बात नोटिस नहीं की कि जब तुम्हारा पास क्लोराइड और PCl5 आपस में कंबाइन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमने क्लोराइड के साथ जब ऑब्जर्व किया तो क्लोराइड तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जा रहा था, लेकिन जब हम PBBr5 के पास गए तो Br ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास गए तो ब्रोमीन के पास जाने के बाद हमें एक कटायन मिला और एक एनायन मिला। लेकिन जब हमने Br नेगेटिव को फिर से PBr5 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया, ना बिल्कुल नहीं, मूड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई PBr6 इतना ज़्यादा स्टेरिक बल्कि हो जाएगा। एक सोचो, फोस्फोरस और ब्रोमीन, फोस्फोरस का एक तो साइज छोटा, ऊपर से ब्रोमीन क्या है, फोस्फोरस से बहुत बड़ा है, इतना सारा बल्कीनेस कैसे झेल पाएगा? तो तुम्हारा ये भी कंडीशन डिपेंड करती है कि सॉलिड फॉर्म में कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जाएगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा अनायन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में चला जाता है तो तुम्हारे पास एक कटायन मिलेगा और एक अनायन मिलेगा, उस केस में तुम दोनों का हाइब्रिडाइजेशन लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा अनायन पार्टिसिपेट नहीं करेगा या तुम्हारा अनायन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेगा, उस केस में सिर्फ तुम्हें कटायन का हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है, कटायन का ही हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? अब पॉइंट ये आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा अनायन हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है और कौन सा अनायन हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर रहा? तो मैं सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई ABN मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, नोट डाउन करते रहना एक एक चीज कि कौन सा अनायन पार्टिसिपेट करेगा। अब अनायन की बात कर लेते हैं कि तुम्हारे पास सपोज करो कि ABN मॉलिक्यूल है। अगर ABN मॉलिक्यूल में अगर तुम्हारा क्या बनेंगे, दो कंपाउंड बनेंगे भाई, ABN-1 यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस के B पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर तुम्हारा B इक्वल टू फ्लोरीन या क्लोरीन है तो वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा तो इसके पास फिर से क्या आ जाएगा, ABN जुड़ जाएगा। तो ABN जुड़ के क्या बना लेगा, देखो कंपाउंड ABN-1 पॉजिटिव आ जाएगा और तुम्हारा क्या आ जाएगा, ABN+K1 नेगेटिव आ जाएगा। तो इस कटायन के लिए हाइब्रिडाइजेशन अलग लिखोगे और इस अनायन के लिए हाइब्रिडाइजेशन अलग लिखोगे। लेकिन कब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जाएगा, जब तुम्हारा सिर्फ B एटम फ्लोरीन हो या फिर क्लोरीन हो, या तो फ्लोरीन हो या फिर क्लोरीन हो, तभी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा कि अगर तुमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया, ये क्या आ गया, ABN-K1 पॉजिटिव प्लस के B नेगेटिव। अगर तुम्हारा ABN इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जाता है, अगर तुम्हारा
B इज इक्वल टू ब्रोमीन आ गया, आयोडाइड आ गया, NO2 नेगेटिव आ गया या NO3 नेगेटिव आ गया या कोई भी पॉलीएटॉमिक आ गया, कोई भी पॉलीएटॉमिक एनायन आ गया, वो तुम्हारा रिएक्शन में या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। does not participate in complex formation, does not participate in complex formation। तो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इस केस में सिर्फ हमारा किसका, कटायन का ही हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। बोलो, तो तुम्हारा सिर्फ, मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम्हें बस क्या देखना है, अगर फ्लोरीन और क्लोरीन प्रेजेंट है तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तुम्हारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, अदरवाइज तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। बोलो, बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अब होता क्या है, पहले तो एनायन की बात क्लियर हो गई, एनायन से बात क्लियर है। अब दूसरी बात क्या आती है, इन्हें नोट डाउन करते रहना ऐसी सीक्वेंस वाइज, एग्जांपल कराऊंगा अभी। अब जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में पूछ रहा है, तो सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल दो टाइप का हो सकता है, या तो सेंट्रल एटम 1% हो या सेंट्रल एटम 2% हो। क्या? या तो सेंट्रल एटम 1% हो या सेंट्रल एटम 2% हो। ध्यान से समझना इस बात को। मॉलिक्यूल या तो तुम्हारे पास क्या हो सकता है, एक ही सेंट्रल एटम हो सकता है, वन सेंट्रल एटम हो सकता है, या तुम्हारे पास मोर देन वन सेंट्रल एटम हो सकता है। जब मोर देन वन सेंट्रल एटम होगा तो तुम्हारे पास 3 केस बन के आएंगे, और जो तुम्हारे पास एक सेंट्रल एटम होगा, मतलब ABN टाइप का जो तुम्हारा मॉलिक्यूल होगा, उसमें सिर्फ तुम्हारे 2 केस बनेंगे, या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ABN-K1 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABN+K1 नेगेटिव। तो इसमें कटायन का हाइब्रिडाइजेशन लिख दोगे, एनायन का हाइब्रिडाइजेशन लिख दोगे, एक केस आ गया। दूसरा, जब सेंट्रल एटम 1 ही हो, जैसे PF5 हो गया, जैसे PCl5 हो गया, इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल है। सेकंड क्या हो सकता है कि जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो ये केस, और जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा तो सिर्फ तुम्हारा इस किस केस का हाइब्रिडेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मोर देन वन सेंट्रल एटम आ जाता है, एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम आ जाता है, तो उस केस में तुम्हें कैसे ऑर्डर अरेंज करना है। अब देखो, इसमें 3 केस बन जाते हैं। 3 केस क्या, कि जो तुम्हारा कोई सेंट्रल एटम है, सपोज करो कि BNA वो सेंट्रल एटम है, वो किसी B एटम से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रिजिंग फॉर्म में जुड़ा हुआ है। भाई 2 है सेंट्रल एटम, और वो किससे जुड़ा है, B से ब्रिजिंग फॉर्म कर रखा है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो सेंट्रल एटम है वो डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हैं, यही हो सकता है पहला केस, ये वाला, सेकंड केस ये वाला, और थर्ड केस क्या हो सकता है कि A2 टाइप मॉलिक्यूल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, A2 टाइप मॉलिक्यूल, जैसे आयोडीन हुआ, जैसे ब्रोमीन हुआ, इस टाइप के A2 टाइप मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब जब तुम्हारा पहला केस आएगा, अगर तुम्हें कोई मॉलिक्यूल इस फॉर्म में दिख जाता है, ब्रीजिंग फॉर्म में, कि बीच में कोई एटम है और वो 2 सेंट्रल एटम को एक साथ जोड़ रहा है, तो इस केस में जब तुम इनकी सॉलिड फॉर्म स्टेट लिखोगे, सॉलिड फॉर्म की स्टेट लिखो, ये क्या है सॉलिड फॉर्म, ओ सुन लो, ये क्या है सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है कोई मॉलिक्यूल, ये सॉलिड फॉर्म है इस मॉलिक्यूल की, मतलब कि जो तुमने ABM मॉलिक्यूल लिया है ना, उसकी सॉलिड फॉर्म है ये वाली। और इसमें जब मोर देन वन सेंट्रल एटम होगा, इस टाइप का एक सेंट्रल एटम होगा, पूछेगा कि इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बताओ सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बता सॉलिड फॉर्म में क्या होगा। तो सॉलिड फॉर्म पता करने के लिए तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये सॉलिड फॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो तुम्हें दिख रहा है इस फॉर्म में एग्जिस्ट थोड़ा ही ना करेगा, सॉलिड फॉर्म में अलग तरीका होगा जो कि तुम्हें बताया। तो इस केस में जब तुम सॉलिड फॉर्म निकालोगे तो बहुत आसान तरीका है, क्या करो, इस बॉन्ड को, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको इधर से तोड़ दो, तोड़ दोगे तो जब इसको तोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ABN क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और तुम्हारा क्या आ जाएगा ABN+K1 क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा।
तो जो ये मॉलिक्यूल है जिसमें बी एटम ब्रीजिंग फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में उसकी क्या करेगी, सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। ये क्या होगी, सॉलिड फॉर्म। और जब सॉलिड फॉर्म होगी तुम इजीली हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बी सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले केस में तुम्हें क्या करना है, एक साइड में से बी एटम को उठाना है, उसको बीच में घुसा देना है। जब इसकी तुम सॉलिड फॉर्म लिखोगे, ये शॉर्ट तरीके होते हैं यार, फंडे होते हैं बस, और कुछ नहीं है, वरना रिएक्शन से पार्टिसिपेट करके बहुत लंबा मेथड हो जाता है इनका सॉलिड स्टेट निकालने का। तो मैं तुम्हें सारे मॉलिक्यूल ही बता रहा हूँ कि जब तुम्हारे मॉलिक्यूल है इस फॉर्म में आएगा तो किस तरीके से तुम्हें इसको तोड़ के इसकी सॉलिड फॉर्म लिख देनी है। ऐसा मॉलिक्यूल दिख जाता है तो उसकी सॉलिड फॉर्म कैसे लिख दोगे और उसकी सॉलिड फॉर्म कैसे लिख दोगे। तो जब तुम्हारे पास ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल आएगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना, साइड में से एक बी एटम को उठाओ और इसको बीच में डाल दो। तो जब तुम बीच में डालोगे तो Bn-1 आएगा, A आएगा, और ये क्या आ जाएगा B, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ABN। यही तो होगा, मतलब एक बी एटम यहाँ से उठाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा N-1, बीच में डाल दिया, बीच में डाल दिया। अब कुछ नहीं करना, सेम मेथड, इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको ऐसे तोड़ दो, तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा N-1, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन जाएगा N+K1 क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बोलो ध्यान से सुन लो, कभी तुम्हें लग रहा हो कि दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम नहीं है। जब दोनों सेंट्रल एटम आपस में कंबाइन थे तो यहाँ पे कटायन पे देखो, कटायन में ABN-K1 है और यहाँ पे कटायन में ABN है, तो दोनों चीजें डिफरेंट है, दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है। बोलो, और यहाँ पे देखो एनायन और एनायन, एनायन बिल्कुल ठीक है, लेकिन कटायन में क्या हो रहा है, कटायन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है जब सेंट्रल एटम ब्रिजिंग से किस में आ रहे हैं, डायरेक्ट में आ रहे हैं। और जब तुम्हारे पास इस फॉर्म में मिल जाए, A2 टाइप मॉलिक्यूल में मिल जाए, तो इस केस में तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा A पॉजिटिव प्लस के A नेगेटिव बनाओ, बना लिया, और इसके पास फिर से A मॉलिक्यूल भेज दो और इसके पास भी A मॉलिक्यूल भेज दो, इसका इसके साथ कॉम्प्लेक्स करा दो, इसका इसके साथ कॉम्प्लेक्स करा दो, तो तुम्हें दो चीज मिलेगी, एक तो मिलेगी A3 पॉजिटिव और दूसरी मिलेगी A3 नेगेटिव। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म हो जाएगी इस केस में। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, देख लो ध्यान से। पूरी सॉलिड स्टेट में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो तुम्हें सीक्वेंस वाइज चलना ही पड़ेगा। पहली सीक्वेंस क्या आएगी कि जब तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो पहले तो ये देखो कि जो तुम्हारे कंपाउंड दे रखा है उसमें जो एनायन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है, मैंने क्या बता दिया कि फ्लोरीन जो क्लोरीन है दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाते हैं, बाकी तुम्हें कोई भी एनायन दे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं जाएगा। अब उसके बाद हमारा सेकंड केस बचता है कि भाई चल सेंट्रल एटम तो एक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर सेंट्रल एटम ज़्यादा हो गए, आपस में कंबाइन हो गए, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास एक ही सेंट्रल एटम था तो ये केस था, ये केस वो है कि जिसमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, ये केस वो है जिसमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो कटायन एनायन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आएगा, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो सिर्फ एनायन कटायन कटायन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा। या ये केस वो होगा कि जब तुम्हारा B इज इक्वल टू क्या आ जाए, फ्लोरीन और क्लोरीन होगा, ये केस तब वैलिड होगा। या तुम्हारा जब B इज इक्वल टू ब्रोमीन आ जाए, आयोडाइड आ जाए, NO2 नेगेटिव आ जाए, वट एवर जो भी आ जाए, इन दोनों को छोड़ के वो केस तब लगेगा। दूसरा कि हमारे पास जब मोर देन वन सेंट्रल एटम आ जाए तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में तीन ही चीज़ बन सकती है कि जो तुम्हारे सेंट्रल एटम है वो किसी ब्रिजिंग एटम से जुड़े होंगे, या वो डायरेक्ट जुड़े होंगे, या फिर वो A2 टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। अगर तुम्हारे पास सेंट्रल एटम ब्रिजिंग से जुड़े हैं तो इस केस में तुम उसकी सॉलिड फॉर्म का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे। अगर वो तुम्हें गैसेस में बोलता है तो गैसेस में तुम सिंपल सा AB लिख के इसका अलग निकाल दोगे, इसका अलग निकाल दोगे। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल का वो तुम्हें सॉलिड फॉर्म में पूछ लेता है तो सॉलिड फॉर्म में कटायन और एनायन फॉर्मेशन होंगे। तो इस केस में जब तुम्हें निकालना पड़े तो सिंपल से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉन्ड को बीच में से तोड़ दो। तोड़ने के बाद क्या चला जाएगा, ABN पॉजिटिव, भाई यहाँ से टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जो कि आ चुका है। अब सेकंड केस क्या बन सकता है कि तुम्हारे 2 सेंट्रल एटम हो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब आपस में जुड़े हुए हैं तो हमें इसकी सॉलिड फॉर्म के लिए क्या करना है, एक जो ये B एटम है इस B एटम को बीच में डाल देना है। तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जाके तुम्हें चीजें ज्यादा सिंपल लगे।
इनके और भी तरीके हैं लिखने के, बुकों में बहुत दे रखे हैं। तुम इनकी सॉलिड फॉर्म कैसे निकालोगे, किस तरीके से लिखोगे, हजारों रिएक्शन है, लेकिन कब तक याद करोगे? पूरा केमिकल बॉन्डिंग याद कर लेना तुम्हें, बस वही काफ़ी है। और तुम इसमें भी अगर चूचू में करने लगे तो फिर कहाँ से याद कर पाओगे? तो इसके लिए जब तुम सॉलिड फॉर्म के लिए लिखोगे तो बी एटम को बीच में डाल देना और फिर से सेम मेथड अप्लाई कर देना जो ये है। ये करोगे तो ये इसकी मिलेगी। और इसके लिए तो बहुत ईजी है, सिंपल सा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव A3 A नेगेटिव, तो इन तीनों का एवरेजेशन लिख लोगे। बताओ क्लियर है बात? चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं अब कि क्वेश्चन पे किस तरीके से सॉलिड फॉर्म में तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन लिखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन करूँगा ना तो तुम्हें कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन करो, किससे स्टार्ट करो बताओ? चलो Br2 सॉलिड फॉर्म में, I2 सॉलिड फॉर्म में, Cl2O7 Cl2O6 N2O5, ठीक है, लिख लो N2O4। हो गया। और क्या करोगे? और बचता है कोई? XCF6, ये सारे सॉलिड फॉर्म में है। बोलो क्या क्या एग्जांपल होंगे, क्या क्या इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा सॉलिड फॉर्म में? तो तुम्हें कुछ नहीं करना। Br2 में तुम्हें पता क्या है, A2 टाइप है, ये भी A2 टाइप है, ये भी A2 टाइप है, तो कुछ नहीं करना। क्या बना दोगे? एक Br3 पॉजिटिव बना दोगे और Br3 नेगेटिव बना दोगे। बोलो एग्जांपल क्या होगा, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा Br3 का? तो Br3 में करोगे तो वही रूल लगा दो, सिंपल सा, 1 7 प्लस के 2 माइनस के 1 कितना हो जाएगा? 7 में से 2 माइनस के 1 चला गया 8 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3। लो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आया? sp3। इसके लिए Br3 नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? sp3d, लीनियर ज्योमेट्री। बोलो ध्यान रखना कैटायन एनायन में। ऐसे ही तुम्हारा आयोडीन का होगा, आयोडीन क्या बन जाएगा? I3 पॉजिटिव बन जाएगा और I3 नेगेटिव बन जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। या इनकी ज्योमेट्री पूछ ले कैटायन एनायन की फॉर्म में, तो बोल देगा कि सॉलिड फॉर्म में, आयोडीन की सॉलिड फॉर्म में कैटायन की ज्योमेट्री क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। लो चीजें क्लियर हो रही हैं? और चलिए आगे आगे चलो, रफ कर रहा हूं साथ के साथ, फिर स्पेस नहीं बचेगा, लिखते रहना। A2 टाइप मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। अब देखो, अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है Cl2O7, तो Cl2O7 में क्या करोगे? तुम्हें पहले तो स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो Cl2O7, ये क्लोराइड, ये ऑक्सीजन, क्लोराइड। बोलो किस टाइप का मॉलिक्यूल बन गया? कंपेयर कर लो। क्या बताया था कि BnA BABN, यही तो टाइप का बना है। तो बनना है तो सिंपल है, लो तोड़ दो। तो जब तोड़ दोगे तो ClO3 पॉजिटिव आ जाएगा प्लस के ClO4 नेगेटिव आ जाएगा। तो जब इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे Cl का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा। जब इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। लो बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? Cl2O7 का सॉलिड फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन लिख दोगे, क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ClO3 या ClO4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। ClO4 नेगेटिव का क्या हो गया? sp3। सिंपल है। ऐसे ही Cl2O6 देखो, ऐसे ही Cl2O6 देखो, बोलो Cl2O6 में क्या होगा? तो जब Cl2O6 करोगे तो Cl2O6 में ये क्लोराइड ऐसे ही तो एग्जिस्ट करेगी ये Cl2O6 की, ये तो होती है ज्योमेट्री स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात है, क्या बताया था ये तरीका? ये वही फॉर्मूला है क्या? ABN। क्या करना है कि एक ऑक्सीजन को उठाओ और बीच में डाल दो। तो जैसे ही तुम एक ऑक्सीजन को उठा के बीच में डालोगे, ये क्लोरीन, ये हो गया, बीच में ऑक्सीजन डाल दी तो यहाँ पे क्या आ गया? क्लोराइड।
फिर से क्या करोगे, बस तोड़ दो, तोड़ते ही क्या बन जाएगा ClO2, ये क्या बन गया पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा ClO4 नेगेटिव। तो जब ClO2 करोगे तो साथ में छह गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2, और जब इसका करोगे 7 और 1 8, इसका क्या आ जाएगा sp3। बोलो, तो तुम्हारा Cl2O6 सॉलिड फॉर्म में किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, एक कटायन और एक एनायन की फॉर्म में, ClO2 और ClO4 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बात? चलिए, ये एग्जाम्पल भी हो गया। अब क्या बचा, N2O5, N2O4 और HCF6। तो तुम्हारा N2O5 किस सॉलिड फॉर्म में कैसे करेगा, तो सिंपल सी बात है, पहले तो N2O5 की तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, यही तो होगी इस तरीके से N2O4। बताओ N2O5, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा केस क्या बनेगा, इसको यहाँ से तोड़ो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा NO2 पॉजिटिव बनेगा, और तुम्हारा क्या बनेगा NO3 नेगेटिव बनेगा। तो NO2 का हाइब्रिडाइजेशन जो आता है कितना आता है बोलो, sp आता है, और इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो कितना आता है sp2 आता है। कर लोगे? अरे कोई दिक्कत है N2O5 में? एक NO2 पॉजिटिव एग्जिस्ट, ये भी पूछ लेता है, अरे ये भाई साहब ये भी पूछ लेता है कि N2O5 में जो सॉलिड फॉर्म में है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पे तुम्हें लिखा होगा NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है। सब कुछ कराऊंगा तुम्हें A to Z, कुछ नहीं छोड़ूंगा, पर सब्र तो रखा करो थोड़ा। चलो हो गया ये। अब देखो N2O4 बनाना है तुम्हें, हो गया। तो N2O5 किस में, NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। बस ये है कि तुम्हें जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना इन चीज़ को, एक दो बार पढ़ लोगे तो तुम्हें ऐसे तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मॉलिक्यूल को देखते ही तुम ऑटोमेटिक लिख दिया करोगे कि हाँ कि इसकी फॉर्म सॉलिड फॉर्म में ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा और सॉलिड फॉर्म में ये इस तरीके से। अब N2O4 देखो, तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। तो N2O4 में कुछ नहीं करना, इस ऑक्सीजन को इसमें घुसा दो। तो ऑक्सीजन को जब घुसा दोगे, जब तोड़ोगे तो तुम्हारे पास एक तो NO पॉजिटिव मॉलिक्यूल आएगा और एक तुम्हारे पास क्या आ जाएगा NO3 नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब मैं करके नहीं दिखा रहा। अब मुझे बताओ NO3 नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो NO3 नेगेटिव का तुम क्या कर बोल दोगे कि सर इसका होगा sp2, और इसका तुम क्या बोल दोगे कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन इस तरीके से ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसका तुम क्या बोलोगे कि सर sp होगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, गलत है। देख मेरे भाई, अब तक जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, वो VBT थ्योरी पढ़ रहे हैं। VBT क्या है, सेंट्रल एटम बेस थ्योरी है, सेंट्रल एटम बेस थ्योरी है। अगर तुम्हारे याद हो, इनिशियली जब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा था तो उस हाइब्रिडाइजेशन में मैंने सबसे लोवेस्ट स्टेरिक नंबर क्या लिया था, 3 लिया था। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब कभी भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 की बात करेंगे, ना कि 2 की बात करेंगे कभी। तो यहाँ पे तो क्या है NO। तो ध्यान रखना, हम कभी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखते। हम कभी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखते। NO पॉजिटिव हुआ, I2 हुआ, N2 हुआ, इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं। कोई तुमसे पूछने लगे कि N2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई। कैसे बात कर सकता है तो हाइब्रिडाइजेशन की, कैसे मिक्सिंग की बात कर सकता है, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्योंकि हमारा जो लोएस्ट नंबर था VBT में वो भी स्टेरिक नंबर 3 से था, लेकिन तुम पागलों की तरह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी हाइब्रिडाइजेशन लिखते चले जाते हो। लेकिन तुम ये बात नोटिस नहीं करते कि इनिशियली जब मैंने स्टेरिक नंबर कहाँ से स्टार्ट किया था, 3 से स्टार्ट किया था। मैं चाहता तो 2 से स्टार्ट करता। अगर बाई मॉलिक्यूल का या डायटोमिक मॉलिक्यूल का कोई हाइब्रिडाइजेशन होता तो मैं 2 से स्टार्ट करता, लेकिन मैंने कहाँ से किया था, स्टेरिक नंबर 3 से। तो NO पॉजिटिव का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ इसमें किस किस का होगा, अनायन का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर तुमसे पूछने लगे
कि N2O4 की सॉलिड फॉर्म में किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, तो तुम ये लिख दोगे कि NO पॉजिटिव होगा और प्लस किस में होगा, NO3 नेगेटिव होगा। ऐसे कंफ्यूज कर देता है मेरे भाई, ध्यान रखना। N2O5 की सॉलिड फॉर्म क्या होगी, तो N2O5 की सॉलिड फॉर्म क्या होगी, NO2 पॉजिटिव होगी और NO3 नेगेटिव होगी। लो ये दोनों फॉर्म एक साथ ही लिख दी, वरना तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा। बोलो सबसे लास्ट एग्जांपल XeF6, बोलो। तो इस डायटोमिक मॉलिक्यूल का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ध्यान रखना। XeF6 का सॉलिड फॉर्म में देखो तुम्हारा क्या बचता है, लास्ट एग्जांपल बचता है क्या, XeF6 सॉलिड फॉर्म में क्या होगा। अब तुम्हें फिर से इसमें सेम प्रोसेस करना है क्या, कि XeF5 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा और प्लस के क्या हो जाएगा, फ्लोराइड नेगेटिव हो जाएगा। तुम्हें फ्लोराइड देखते क्या याद आएगा कि ओहो फ्लोराइड तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जाता है। तुम क्या करोगे, XeF6 को इसके साथ कंबाइन करोगे और XeF7 क्या बना दोगे, नेगेटिव बना दोगे। और यही मिस्टेक तुम कर दोगे। क्या, मुझे बताओ कि स्टेरिक नंबर जो 6 होता है वो मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, वो मोर स्टेबल होता है 7 से। तो हमारा जो XeF6 में XeF7 फॉर्मेशन नहीं होगा। ये क्या होगा, ये फॉर्मेशन नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि स्टेरिक नंबर 6 मोर स्टेबल है। दूसरा रीजन ये है कि स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी। या सिंपल सी बात मैं कहूँ कि कोई कंपाउंड है वो 6 से 7 में जाना क्यों प्रीफर करेगा, जब वो अपनी सॉलिड गैसेस फॉर्म में या कोवेलेंट फॉर्म में क्या रहता है, XeF6 की फॉर्म में रहता है। तो मुझे बताओ वो सॉलिड फॉर्म में 7 एटम अपने पास क्यों जोड़ना चाहेगा, नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि उसका स्टेरिक नंबर 6 ही ज्यादा स्टेबल है। तो तुम्हारा इस केस में भी जो बनेगा सिर्फ कटायन कटायन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, अनायन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो क्या होगा इसका, 8 प्लस के 5 माइनस के 1/2, तो 8 और 4 12, 12 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 6। तो इसके लिए तुम्हारा क्या आ जाएगा, sp3d2 आ जाएगा। बोलो तो ये क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। बोलो कर लोगे। तो ये सारी की सारी कहानी किसकी थी, कि सॉलिड फॉर्म में अगर कोवेलेंट सॉलिड आ जाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे। तो तुम्हारा ये टॉपिक भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी बता दिया, सॉलिड फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, पॉलीसेंट्रिक एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, हर एक चीज़ तुम्हें बता दी। बस एक लास्ट कंसेप्ट होता है वो तुम्हें और बता देता हूँ, फिर तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।